बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। इस चैप्टर में हम काफ़ी टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्रोमोसोम्स पर बात की, उसके कैरेक्टर्स को देखा, उसकी मॉर्फोलॉजी देखी, उसकी टाइप को देखा। ये देखा कि क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है जी। एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हमने प्रूव किया कि क्रोमोसोम्स का काम है, दे आर द कैरियर्स ऑफ जीन्स। यानी क्रोमोसोम्स जो है वो जीन्स को कैरी करते हैं जी, एक ऑर्गेनिज्म से उसकी नस्ल यानी उसकी जनरेशन में। अब उसके बाद जब हमने स्ट्रक्चर देखा तो हमें पता चला क्रोमोसोम में दो चीजें होती है, प्रोटीन्स और डीएनए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जीन्स होते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स कैरी कर रहे हैं, वो जीन्स कहाँ होते हैं, प्रोटीन में होते हैं या डीएनए में होते हैं। इस पर फिर हमने बात की तो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित किया कि जो जीन्स होते हैं जिनको क्रोमोसोम्स कैरी कर रहे होते हैं, असल में वो क्रोमोसोम्स के प्रोटीन में नहीं बल्कि डीएनए में होते हैं। यानी कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए मौजूद होता है और डीएनए में जीन्स मौजूद होते हैं। तो उसके लिए फिर हमने डीएनए का वॉटसन एंड क्रीक मॉडल ऑफ डीएनए देखा। हमने देखा वॉटसन और क्रीक ने डीएनए का क्या मॉडल पेश किया था। उस मॉडल को स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि डीएनए असल में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होती है और एक सीढ़ी की तरह का ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इस वॉटसन क्रीक मॉडल से डीएनए का रेप्लिकेशन भी हमने साबित किया। ये भी देखा कि डीएनए के अंदर जीन्स कहाँ है। तो हमें पता चला कि जीन्स जो है एक्चुअल में डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियो ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, इनकी जो सीक्वेंस होती है वो कोड होती है। उसके बाद हमने देखा कि चलें जी, ये भी समझ में आ गया कि डीएनए जो है उसके अंदर जीन्स हैं। और ये जीन्स कैसे हैं जी, डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन बेस की स्पेसिफिक जो चेन लगी हुई है, जो सीक्वेंस है, वो है जीन। फिर हमने ये देखा कि जीन एक्सप्रेस कैसे होता है, किस तरह जीन जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो हमने देखा कि जी जीन्स जो है उनके अंदर डीएनए जो है एक एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियस के अंदर। वो एंजाइम इस जीन का एक आरएनए बनाता है, एमआरएनए आप कहते हैं उसको। फिर एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है और राइबोसोम उस एमआरएनए को रीड करके प्रोटीन बनाता है। तो कहानी कुछ ऐसी हो गई जी कि सपोज करें ये हमारे पास एक डीएनए है, ये डीएनए है जी। ठीक है जी, अगर हम इस डीएनए को सीधा कर देते हैं तो ये ऐसे हो गया, ये डीएनए जी। सीधा कर दिया हमने इसका, ये डीएनए। अब सपोज कर लें जी, यहाँ से यहाँ तक की चेन ये है जीन नंबर 1, यहाँ से यहाँ तक की चेन ये हो गई जीन नंबर 2। तो अगर हम जीन नंबर 1 ले लेते हैं जी, तो ये जीन हमारे पास 1 है, ये जी जीन नंबर 1। अब इसकी एक चेन हमें पता होनी चाहिए, दूसरी तो कॉम्प्लीमेंट होती है, तो इसकी सिर्फ एक ही चेन ले लेते हैं जी। ये एक चेन हमने ले ली। अब ये एक जीन है जिसकी सिर्फ मेरे पास अभी एक चेन है, सामने वाली चेन तो हमें पता है। अब यहाँ नाइट्रोजन बेसिस लगे होंगे, सपोज करें यहाँ एडिनाइन है, यहाँ क्वानिन है, या थायमाइन है, या साइटोसाइन है, यहाँ ए है, यहाँ जी है, यहाँ सी है, यहाँ टी है, यहाँ ए है, लेट सपोज। ठीक है जी, अब ये जीन है जी, ये पूरा हमारे पास एक जीन है। ठीक है, ये उसकी अपराइट हो गई। अब ये जीन हो गया जी, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे नाइट्रोजन बेसिस हैं जी, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज हुए हैं। फिर हमने जब डीएनए जीन का एक्सप्रेशन पढ़ा तो हमें पता चला कि हमारे पास ये जीन एक प्रोटीन बनाएगा, और एक प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। तो यूं कह लें जी, ये एक अमाइनो एसिड है, फिर ये एक अमाइनो एसिड है, फिर ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, ऐसे बहुत सारी अमाइनो एसिड की चेन लगा सकते हो, ये एक प्रोटीन बन गया। यानी जीन का काम है ये एक अमाइनो एसिड्स की चेन बनाना। ठीक है, ये अमाइनो एसिड की एक चेन बनाना जीन का काम है। उसके बाद अब एक अमाइनो एसिड का जो डिटेल होगी वो आपके यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 नाइट्रोजन बेस पर एक अमाइनो एसिड की डिटेल स्टोर हुई होती है। 3 क्यों, 2 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, उस पर मैं अभी बाद में आता हूँ। तो अब ये जो 3 नाइट्रोजन बेस है ए जी टी, इन्होंने बनाया जी अमाइनो एसिड नंबर 1। उसके बाद ये जो 3 नाइट्रोजन बेस हैं जी, ए यानी कि सी ए जी, इन्होंने अमाइनो एसिड नंबर 2 बनाया, 1 बनाया, 2 बनाया, और इन तीनों ने अमाइनो एसिड नंबर 3 बनाया, एंड सो ऑन। अब ये अमाइनो एसिड बना, ये अमाइनो एसिड बना, ये अमाइनो एसिड बना, आपस में लिंक हो जाएंगे, प्रोटीन बन जाएगी। इसका मतलब है कि एक जीन के अंदर 3 3 के जो अगर आप सेट लगा लो, बहुत सारे सेट्स होंगे, हर एक 3 का सेट एक अमाइनो एसिड बनाएगा।
दोबारा रिपीट करो, एक जीन के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन बेस होंगे, तीन तीन का सेट बना लें। हर एक तीन का जो सेट है वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होता है। हर एक तीन का, यानी AGT ये एक अमाइनो एसिड होगा, CAG ये एक अमाइनो एसिड होगा। तो एक जीन में बहुत सारे हमारे नाइट्रोजन बेसिस लगे हुए होते हैं। इसको जरा एक और डायग्राम दोबारा से इसको एक नजर देख लें, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। ठीक है जी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, तो इसको जरा दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अब हमने क्या देखा जी, हमारे पास जीन जो है वो एक सेगमेंट है DNA का, जिसके अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन बेस लगे हुए होते हैं। ठीक है जी, तो अगर मैं बड़ी सी डायग्राम बनाऊं, ये एक है जी हमारे पास एक जीन है जी, और इसी उसके अंदर नाइट्रोजन बेस लगे हुए। ठीक है जी, अब ये है ए, सपोज GTCATCCAGCCTAT ऐसे, ये एक जीन है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये जीन के अंदर ये जो नाइट्रोजन बेस की एक, तो ये तो जीन के अंदर फिक्स होती है जी, एक खास जीन के अंदर। अब इसमें ये एक नहीं, दो नहीं, ये तीन जो है, असल में ये एक अमाइनो एसिड का कोड होगा, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का कोड होगा जी, AGT। ये जरा इस टेबल में देख लेते हैं, जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। AGT का है, देखें, ये है जी। अब ये AGT के बजाय यू है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिराइन का। ठीक है जी, ये कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा, सिराइन। ठीक है जी, ऐसे सिमिलरली ये जो तीन हमारे पास नाइट्रोजन बेस हैं, ये मिलकर एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होंगे, ये दूसरा अमाइनो एसिड हो जाएगा। अमाइनो एसिड नंबर 1 था, ये 2 था, फिर ये एक तीन ये जो है ये एक अमाइनो एसिड नंबर 3 बनाएंगे, ये तीन जो है वो एक अमाइनो एसिड नंबर 4 बना देंगे, ये 5। फिर ये आपका राइबोसोम इन अमाइनो एसिड्स को जोड़ देगा, और ये आपके पास एक प्रोटीन तैयार। इसका मतलब है एक जीन के अंदर तीन नाइट्रोजन बेस की जो अरेंजमेंट होती है, वो एक कोड होगा अमाइनो एसिड का, और उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है जी, कॉम्बिनेशन है, ये लिखा हुआ देखें, कॉम्बिनेशन है तीन नाइट्रोजन बेस का, जो एक खास, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करेगा, स्पेसिफाई करेगा। ठीक है जी, ये होता है जी। तो एक जीन के अंदर बहुत सारे कोड्स होंगे, क्योंकि अब मिसाल के तौर पे एक जीन एक प्रोटीन बना रहा है, उस प्रोटीन में सपोज करें 10 अमाइनो एसिड है। अब एक जीन 10 अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन बना रहा है, इसका मतलब है उस जीन के अंदर 10 अमाइनो एसिड की कोड्स होंगी। हर एक अमाइनो एसिड पे 3 नाइट्रोजन बेस होंगे, तो इसका मतलब है उस जीन में 30 नाइट्रोजन बेसिस लगे हुए होंगे। ठीक है जी, ये थोड़ा मैथमेटिकली हो गया। तो अगर सपोज करें जी मेरे पास एक प्रोटीन है, कहाँ है पॉइंटर मेरा, सपोज करें मेरे पास एक प्रोटीन है, हम उसको देखें तो वो 10 अमाइनो एसिड से बनता है। तो अब उसका जो जीन होगा उसमें कितने नाइट्रोजन पेयर होंगे, तीन नाइट्रोजन बेसिस का एक कोड होता है जी, और एक अमाइनो एसिड बनता है, तो 10 का मतलब होगा उसमें 30 नाइट्रोजन बेसिस लगे हुए होंगे। तो ये जो तीन नाइट्रोजन बेस का एक पूरा सेट है जो एक अमाइनो एसिड बना रहा होता है, इसको हम कहते हैं कि जेनेटिक कोड्स। ठीक है जी, यार ये बात तो आई होप समझ में आ गई होगी। अब जेनेटिक कोड पर इस बात पर आते हैं भाई, तीन ही क्यों, नाइट्रोजन बेस, ये जो है दो नाइट्रोजन बेस जो है वो एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर लेते। ठीक है, तीन ही क्यों, मैं इसका भी जवाब देता हूँ आपको। देखिए हमारे पास कुल टोटल जो अमाइनो एसिड्स की तादाद है, कितने किस्म के हमारे पास अमाइनो एसिड है जी, इसका जवाब है हमारे पास है कुल टोटल 20 किस्म के अमाइनो एसिड। 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करना है, और नाइट्रोजन बेस कितने हैं जी हमारे पास, सिर्फ 4। तो अगर 4 नाइट्रोजन बेसिस हमारे पास हैं, 4 नाइट्रोजन बेसिस है, और हर एक का अगर कोड होता है एक का, तो फिर एक का एक, ए का एक हो जाता है, सी का एक हो जाता है, जी का एक हो जाता है, टी का एक होता। सिर्फ 4 अमाइनो एसिड्स को हम कोड कर पाते, लिहाजा 1 का तो कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अगर 2 का होता तो 4 की पावर 2 यानी कि 16 कोड्स बना पाते, यानी 16 अमाइनो एसिड हम बना पाते, ACAGAT, फिर CGCTCA, इस तरह 16 बन जाते, वो भी कॉर्ड में। 3 का कोड क्यों हो गया जी, क्योंकि 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 64 कोड्स बन जाएंगे।
तो U3 का एक कोड है, क्योंकि पूरे हमारे अमाइनो एसिड्स 20 अमाइनो एसिड्स कोड करना है। एक एक का कोड बनाओगे, एक एक नाइट्रोजन बेस होंगे तो 4 कोड होंगे, दो दो का बनाएंगे तो फिर कितने बनेंगे कैलकुलेट कर लिएगा, मैंने आपको बता दिया 4 की पावर 2, 16 अमाइनो एसिड कोड कर पाओगे, 4 रह जाएंगे। तो इस वजह से 3 3 का कोड बना हुआ होता है, क्योंकि 3 3 का अगर आप कॉम्बिनेशन करते हैं, 4 नाइट्रोजन बेस को 3 3 की कॉम्बिनेशन में आप डालते हैं तो 4 की पावर 3 64 कोड्स बनेंगे, और 64 कोड्स जो है फिर वो 20 अमाइनो एसिड्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब जाहिर बात है कोड ज्यादा होगा अमाइनो एसिड का, में कोड हमारे पास है 64, अमाइनो एसिड है 20, तो इसका मतलब है कुछ कोड्स जो है वो रिपीटेड होते हैं, यानी एक एक अमाइनो एसिड 3 3 4 4 किस्म के कोड से बनता है। पूरी 64 तादाद करने के लिए क्या होगा, एक एक अमाइनो एसिड 3 3 4 4, तो ये है जी वो 16 कोड्स, 60 कोड्स। देख रहे हैं आप, अब यहाँ देखें जी ये जो है फिनाइल एनालाइन, ये 2 कोड से बन रहा है, एक एक है UUU, एक है UUC। उसके बाद इसको देखें आप आइसोल्यूसिन, 3 कोड से बन रहा है, ठीक है। वेलाइन देगा अच्छे खासे कोड से बन रहा है, तो यूं हमारे पास 64 की तादाद पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यू दैट इज वाई हमारे पास चूंकि 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेस से अगर हम कॉम्बिनेशन करें और 1 1 to 1 कोड रखें, यानी एक नाइट्रोजन बेस से एक अमाइनो एसिड तो नहीं हो पाएगा। अगर हम 2 नाइट्रोजन बेस का एक कोड बनाए तो 16 बन जाएंगे जी, वो भी पूरे नहीं होंगे। दैट इज वाई हमने कॉम्बिनेशन किया हुआ है 3 नाइट्रोजन बेस का, उससे हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 64 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है जी। और इसका मतलब होगा कि जी एक सिंगल अमाइनो एसिड जो है वो सेवरल कोडॉन से जो है वो जो है वो बन सकता है। एक एक अमाइनो एसिड के 2 2 3 3 4 4 कोड भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, अब इस 64 में क्या सारे कोड अमाइनो एसिड्स के, नहीं जी। इस पर आते हैं अब स्टार्ट स्टॉप कोडॉन पे। अब ये जो हमारे पास 64 कोड्स बने जी, अभी हमने आपको दिखाया मैंने कि हमारे पास 64 कोड्स बन रहे जी 2 2 के। अब इन 64 के अंदर से क्या हमारे पास सारे 64 कोड से अमाइनो एसिड बन रहे हैं, सॉरी, हाँ हाँ क्या कह रहा था, हाँ 64 हमारे पास कोड थे, तो क्या सारे कोड से अमाइनो एसिड बनता है, नहीं। इन 64 में से 60 अमाइनो एसिड्स के कोड होंगे, 60 कोडॉन्स कौन से होंगे, जो अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे होंगे। एक कोडॉन कहलाएगा स्टार्ट कोडॉन, और 3 कोडॉन कहलाएंगे स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट स्टॉप क्या होता है जी, देखिए आपके पास डीएनए पूरा एक कंटिन्यूअस है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की सीक्वेंस है, सपोज कर ले जीन 1 की, और यहाँ से लेके यहाँ तक की सीक्वेंस है जीन 2 की। अब आपका रीड हो रहा है जी, RNA आपका जो राइबोसोम है वो रीड कर रहा है, इस 3 को पढ़ा एक अमाइनो एसिड बनाया, इन 3 को पढ़ा एक अमाइनो एसिड, इन 3 को पढ़ा एक अमाइनो एसिड, इन 3 को पढ़ा एक अमाइनो एसिड, इन 3 को पढ़ा एक अमाइनो एसिड। अब यहाँ इसको रोकने की जरूरत है, अगर हम नहीं रोकेंगे तो इसको थोड़ी पता चलेगा कि ये जीन 1 खत्म हो गया, जीन 2 शुरू हो गया। वो क्या करेगा, वो गलती से इस वाले को भी अमाइनो एसिड बना के इनके साथ कनेक्ट कर देगा, और ये तो प्रोटीन की चेन ही, ठीक है ना, ये तो आपस में कनेक्टेड हो रहे होंगे। यहाँ इसको रोकने की जरूरत होगी, यहाँ रोकने की जरूरत है जी कि राइबोसोम रुक जाओ मेरे भाई, प्रोटीन पूरा हो गया है, अगला प्रोटीन अब आपने दूसरी चेन बना दी। तो यहाँ लगा हुआ होगा एक स्टॉप कोडॉन, राइबोसोम स्टॉप कोडॉन को रीड करेगा ना, तो फिर उधर वो रोक देगा जीन को यानी कि प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड बना बना के जोड़ रहा है वो रोक देगा, अमाइनो एसिड प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली फिर दूसरा जैसे स्टार्ट कोडॉन होगा, फिर उसके बाद कुछ फालतू कोडॉन्स होते हैं, यूजलेस कोडॉन्स होंगे, यानी कोई काम के लिए। फिर यहाँ पर एक स्टार्ट कोडॉन लिखा हुआ होगा, स्टार्ट कोडॉन का मतलब है जी अब राइबोसोम यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो जैसे आपके पास एक रोड है जी, आप भाग रहे हो तो आप रेस लगा रहे हो, तो क्या रोड की शुरू से रेस लगाओगे, नहीं, एक मार्क किया हुआ होगा जी आपने, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपको स्टॉप करनी है रेस, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, कहीं पर भी होगे जी, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आके फिनिश करोगे। सिमिलरली हमारे डीएनए के अंदर हर जीन की एक स्टार्टिंग होगी, वो स्टार्ट कोडॉन कहलाएगा, एक कोड होगा स्टॉप का, वो स्टॉप कोडॉन कहलाएगा। राइबोसोम स्टार्ट कोडॉन से जो है इसके प्रोटीन को असेंबल करना शुरू कर देगा, जो जो प्रोटीन बनते जाएंगे उनको आपस में जोड़ता जाएगा, स्टॉप कोडॉन पे आकर वो इनको जोड़ना बंद कर देगा और एक प्रोटीन तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास 64 कोड्स में से टोटल हमारे पास कितने कोड्स हैं, 64। इस 64 कोड में से 60 कोड होते हैं अमाइनो एसिड बनाने के, एक कोड होता है उसको हम कहते हैं स्टार्ट कोडॉन, और 3 कोड्स होते हैं जी जिनको हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन। अब
60 अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन, तो वो मैंने आपको नीचे लिख के दिखाया है, ये रहे सारे, ये हैं जी 4 4 8 12 16, ये टोटल 60 बन रहे हैं। इसमें स्टार्ट स्टॉप भी आए हैं, ठीक है, वो मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। पॉइंट ये रहा। हाँ, तो ये स्टार्ट कोडॉन स्टॉप कोडॉन होते हैं जी। स्टार्ट कोडॉन कौन सा है जी? ये AUG ये आपका स्टार्ट कोडॉन है, यानी आपके डीएनए में जहां AUG आ जाएगा राइबोसोम, वहां से आप प्रोटीन को, अमाइनो एसिड जो बन रहे होंगे उनको संबल करना शुरू कर देगा। और 3 स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं जी? ये लिखे हुए पॉइंटर का है। 3 स्टॉप कौन कौन से हैं जी? एक है ये UAG, एक है UAA और एक है UGA। UAG, UAA और UGA, ये तीनों कहलाएंगे स्टॉप कोडॉन। इनमें से कोई सा भी आ जाएगा तो राइबोसोम अब जो अमाइनो एसिड को संबल कर रहा था वो बंद कर देगा। तो ये स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन होते हैं। 4 ये हैं, 60 अमाइनो एसिड्स के। ठीक है जी। अब उसके बाद एक और चीज आप देख रहे हैं जी, हमारे पास डीएनए के अंदर A, C, G और T होता है, बट यहाँ कोडॉन्स के अंदर U आ रहा है, क्योंकि हमने ये जो कोडॉन्स बनाए हुए हमने डीएनए को नहीं, उसका जो mRNA बनता है उसको देख के बनाए हुए। क्योंकि राइबोसोम तो mRNA को रीड करता है ना, अब राइबोसोम T को थोड़ी रीड करेगा। आपके पास डीएनए का अगर कोडॉन है सॉरी, डीएनए का कोड है जी, सपोज करें ACT, तो राइबोसोम इसको क्या रीड करेगा? ACU। तो इसलिए हमने यू वाला रखा हुआ है, यहाँ कोडॉन यू वाला है। ठीक है, तो ये होते हैं जेनेटिक कोड्स या जेनेटिक कोडॉन्स कहा जाता है इसको। ये हमारे पास टॉपिक था जी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास जीन, जेनेटिक वगैरह को, तो जीन्स को तो हमने देख लिया। अब हमारे पास है जी अगला टॉपिक, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है जी? अगर हम अपने जेनेटिक, हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम कह लो आप, जीन्स कह लो, ये सारे ना, देखो बड़े लेवल पे आपका क्या है जी? क्रोमोसोम है। क्यों है ये जेनेटिक मटेरियल? क्योंकि इसके अंदर जीन्स मौजूद हैं और ये जीन्स को हमारी नस्ल में लेके जाता है। छोटे लेवल पे कह लो आप, तो आपके वो जीन्स, ये उनके कोड्स, ये थी। तो ये जो हमारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, चाहे क्रोमोसोम है चाहे वो जीन है, अगर इसमें कोई गड़बड़ हो जाए, इसके अंदर कोई तब्दीली हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, उसको आप कहते हैं म्यूटेशन, अचानक से होने वाली तब्दीली। अगर अचानक हमारे डीएनए में, अगर अचानक हमारे क्रोमोसोम में, यानी कि दोनों को कंबाइन कर ले तो जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई अचानक तब्दीली होती है, उसको आप कहते हो म्यूटेशन। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सपोज करें जी, ये आपके पास एक जीन है जी, ATCACC, रेडिएशंस या किसी भी XYZ रीजन से ये ए हट गया और एक ही जगह सी लग गया। अब ये क्या हुआ? ये आपके जीन के अंदर तब्दीली हो गई। यू नो दैट CTC एक अलग अमाइनो एसिड का कोड होगा। तो अब ये क्या हुआ है? ये आपके जेनेटिक मटेरियल में तब्दीली हो गई है, इसको कहते हैं हम म्यूटेशन। नुकसानदेह भी हो सकती है, फायदेमंद भी हो सकती है। हो सकता है जी आपके इस म्यूटेशन से कोई ऐसा प्रोटीन बन जाए जो आपके लिए अच्छा हो जाए, हो सकता है इस म्यूटेशन से आपका प्रोटीन खराब हो जाए। बीमारी, नुकसानदेह, फायदे, एवोल्यूशन दोनों में हो सकता है ये। तो हमारे जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर अगर कोई तब्दीली हो जाती है, इसको हम कह रहे होते हैं जीन्स। ऐसे में इसमें क्रोमोसोम्स भी डैमेज हो जाते हैं जी, रेडिएशन की वजह से। सपोज करें आपका ये क्रोमोसोम डैमेज हो गया, तो ये भी आपके जेनेटिक मटेरियल में तब्दीली हो गई है, ये भी म्यूटेशन कहलाता है। सो दैट इज म्यूटेशन। एनी चेंज, कोई भी चेंज अगर आपके आपके जेनेटिक मटेरियल की मिकदार में, अमाउंट में, उसकी तरतीब में, या उसके अंदर जो कोड्स लगे हुए हैं उसमें, अगर जेनेटिक मटेरियल की अमाउंट, उनकी अरेंजमेंट या उनके अंदर जो कोड्स लगे हुए हैं किसी भी एतबार से, यानी अगर आपके जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज आता है, इसको आप कहते हो म्यूटेशन। ठीक है जी। अब इसके कॉजेस पर तो हम जरा डिटेल में आएंगे, नीचे नीचे डिटेल्स में देखेंगे, दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, डीएनए डैमेज, आयोनाइजेशन, रेडिएशन इसका सबसे बड़ा कॉज होता है जी। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती है, जो हमारी सूरज से आ रही होती हैं, या केमिकल म्यूटेशंस। तो कॉज पर तो हम जरा डिटेल पे आते हैं। अब इसके इफेक्ट्स से जो है वो, इसके इफेक्ट्स भी आप सब जानते हैं जी। अब मैं आपको बताया कि हमारे जीन्स ही चेंज हो जाते हैं। अगर हमारे जीन्स, हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर पहले ATC लगा हुआ था, तो ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड बना रहा था, और चेंज हो गया, CTC लग गया, अब एक ये नया नया जेनेटिक मटेरियल बना रहा होगा, एक नया अमाइनो एसिड बन रहा होगा, जो कि पोटेंशियली ज्यादातर हार्मफुल होता है, एक्चुअली नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, अब आप क्योंकि पूरे डेवलप हुए होते हो, तो आप जानते हो आपके बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं,
एक होते हैं सोमैटिक सेल्स जिनसे आपकी बॉडी बनी हुई होती है, और एक होते हैं जर्म सेल्स जिनसे आपके गैमेट्स बनते हैं। अगर सोमैटिक सेल्स के अंदर किसी किस्म की म्यूटेशन होती है, सपोज करें सोमैटिक सेल्स के अंदर जो है आपका एक कोड जो है जीन जेनेटिक कोड का एक नाइट्रोजन बेस चेंज हो गया है, तो ये वाली जो म्यूटेशन है ये आपकी नस्ल में मुंतकिल नहीं होगी, ये सिर्फ आप में ही रहेगी, क्योंकि सोमैटिक सेल्स का ताल्लुक जर्म्स गैमेट्स वगैरह होते हैं इसके अंदर जीन्स, लेकिन ये मुंतकिल नहीं करते। हाँ, जर्म सेल्स के अंदर अगर कोई म्यूटेशन होगी तो वो आपकी बॉडी में मुंतकिल हो, यानी कि नस्ल में जाएगी, वो आपकी औलादों में भी जाएगी। एक बात ये याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि ज्यादातर हमारे उम्मन ये होता रहता है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स डैमेज, हमारे जीन्स में गड़बड़ होती रहती है, डीएनए के अंदर सेल डिवीजन के दौरान जो है वो गड़बड़ पैदा हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग का निज़ाम मौजूद है। म्यूटेशन जो है अगर कोई डैमेज क्रिएट करता है तो हमारे पास इंजाइम्स मौजूद है, नाइट्रोजन उस हिस्से का कट जाता है, जीन नया जीन रिपेयर हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर हो जाती है तो फिर वो रिपेयर होने के काबिल नहीं रहता। तो याद रखिएगा जी, हमारे अक्सर सेल्स जो है वो हमारे म्यूटेशन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है जी, इससे पहले कि वो डैमेज पहुंचाए, और उसको रिपेयर कर लेंगे। ठीक है जी, अल्ट्रावायलेट रेड्स तो आपके सूरज में मौजूद है, म्यूटेशन हो रही होगी, लेकिन इसकी डैमेज करने से पहले कि ये म्यूटेशन हमारी बॉडी में कोई नुकसान पहुंचाए, हमारे सेल्स इसको जो है वो रिपेयर कर देते हैं। बाद बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म का म्यूटेशन हो जाता है तो वो फिक्स हो जाता है, फिर वो रिपेयर के काबिल नहीं होता। एक बात। दूसरी बात कि जो सोमैटिक सेल्स के अंदर अगर म्यूटेशन होगी तो वो आपकी ऑफ स्प्रिंग में पास आउट नहीं होगी, क्योंकि सोमैटिक सेल्स गैमेट्स नहीं बनाते। हाँ, अगर जर्म सेल्स के अंदर कोई होती है जी म्यूटेशन, तो वो फिर आपकी नस्ल्स के अंदर जाएगी। ठीक है जी, अब आते हैं म्यूटेशन की टाइप्स पर। म्यूटेशन दो किस्म का होता है, एक कहलाता है क्रोमोसोमल एबरेशन, ये लिखा हुआ क्रोमोसोमल एबरेशन, और एक कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। अगर आपके क्रोमोसोम के अंदर पूरी पूरी गड़बड़ हो रही है, पूरे पूरे क्रोमोसोम की सीक्वेंस चेंज हो गई जी, सपोज करें आपके पास ये पूरा क्रोमोसोम है, ठीक है जी, और ये क्रोमोसोम है, यहाँ से यहाँ जो है ए बी है, म्यूटेशन रेडिएशन वगैरह की वजह से ये हिस्सा पलट गया, अब ए नीचे आ गया, बी ऊपर हो गया, तो अब ये क्या हुई है, आपके क्रोमोसोम में गड़बड़ हुई है। तो अगर किसी भी म्यूटेशन का ताल्लुक क्रोमोसोम में से हो रहा होता है, क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ होगी, उसको आप कहोगे क्रोमोसोमल एबरेशन। और अगर क्रोमोसोम में नहीं, आपके जो जीन्स हैं उनके कोड में कोई गड़बड़ हो रही है, एक न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज हो जाता है, उसको आप कहते हो पॉइंट म्यूटेशन। तो क्रोमोसोम में अगर म्यूटेशन हो रही है, क्रोमोसोमल एब्रीविएशन। जीन के अंदर अगर कोई एक न्यूक्लियोटाइड आगे पीछे हो गया, गड़बड़ हो गया, चेंज हो गया, उसको आप कहते हो पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या है जी? म्यूटेशन जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से होगी। एक जीन के अंदर कोई एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगा, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल दी, सी की जगह ए लग गया, उसको आप कहते हो पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है जी। अब ये तीन किस्म का होता है, साइलेंट, नॉनसेंस और मिससेंस। साइलेंट म्यूटेशन क्या होगा जी? मिसाल के तौर पे आपके पास मैं यहाँ जरा पहले इसको मिटा दूं। साइलेंट म्यूटेशन का मतलब होता है जी कि आपके जो कोड है उसका कोई एक नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर चेंज होने के बावजूद भी वही प्रोटीन बन रहा होगा, वही अमाइनो एसिड बन रहा होगा, उसको आपको यानी कोई फर्क नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे सपोज करें जी, आपके पास एक एक कोड है जी, टी टी, चलें यूं ले लेते हैं इसको। एक आपके पास है कोड टी 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 सॉरी सी, टी टी सी है जी। अब ये कोड जो है ये आपका एक प्रोटीन बनाता है, टी टी सी जो है ये आपका एक प्रोटीन बनाता है। चलिए इसको हमने तो जी आरएनए पे ले लेते हैं ना इसको, चले आरएनए पे लेते हैं। आरएनए पे सपोज करें हमारे पास जीन कोड है ए जी, ये एक जीन का कोड है। ये जीन होता है जी लाइसाइन का, लाइसाइन का कोड है जी। सपोज करें इसमें से ये जी हट गया, म्यूटेशन की वजह से ये जी हट गया, इसकी जगह ए ए लग गया, तो अब ये वाला जो कोड है ये भी इसी का ही है, लाइसाइन का, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की म्यूटेशन को हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है जी, कोई कॉज नहीं होगा इसका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, जिस चीज का कोड है वही चीज बन जाए, इसको आप कहते हो साइलेंट म्यूटेशन। एक आपका जो जेनेटिक कोड है उसका एक नाइट्रोजन बेस रिप्लेस हुआ, दूसरा नाइट्रोजन बेस बना, स्टिल वही बना हुआ, ये कहलाएगी साइलेंट म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन पे आते हैं जी। नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होती है जी? इसी जीन को ले लेते हैं, इसी कोड को ए जी। अभी ये कोड किसका है जी? लाइसाइन का। अब सपोज करें यहाँ पर
पहला वाला ए रिप्लेस हो गया जी और इसकी जगह यू लग गया, UAG। अब ये एक स्टॉप कोडॉन बन जाएगा और जी प्रोटीन की सिंथेसिस ही रोक देगा। इस तरह की कि अगर आपके पास एक एक जेनेटिक कोड का एक नाइट्रोजन बेस चेंज होता है और जो आपका नया कोड बनेगा वो एक स्टॉप कोडॉन बन जाएगा, जिसको आप कहते हो नॉनसेंस म्यूटेशन। और आखिरी होती है मिससेंस, इसके अंदर आपका जो है वो दूसरा प्रोटीन बनने लग जाएगा, यानी AAG है, ये आपका बन रहा है जी लाइसाइन। ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ जी, आपके पास ये बीच वाला ए है, इसकी जगह जी लग गया सपोज करें। तो अब ये AGG जो होता है ये आर्गाइन का कोड होता है जी, और अब एक नया किस्म का प्रोटीन बनने लग गया, अमाइनो एसिड बनने लग गया। तो ये 3 तरह का पॉइंट म्यूटेशन होता है। अगर आपके पास एक जेनेटिक कोड का एक नाइट्रोजन बेस रिप्लेस होके नया जो आपके पास जेनेटिक कोड बन रहा है वो वही प्रोटीन बना रहा है, तो आप कहेंगे साइलेंट म्यूटेशन। नया कोड अगर आपके पास बन रहा है और वो स्टॉप कोडॉन है तो नॉनसेंस। और अगर नया कोड बन रहा है और वो एक नया प्रोटीन बना रहा है तो ये कहलाएगा आर्काइन। अब म्यूटेशन का या DNA डैमेज का रीजन पर आते हैं। ये 3 बड़े तरीन रीजन है, एक है आयोनाइजेशन रेडिएशन, एक है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और एक है केमिकल म्यूटेशन। आयनाइजेशन रेडिएशन क्या होता है जी, ये जो आपकी अल्फा रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, इनके अंदर अच्छी खासी एनर्जीज होती हैं और इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बहुत, इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है। तो जब ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है, फॉर एग्जांपल गामा रेज की बात करें, गामा रेज जब आपकी बॉडी में एंटर होंगी तो ये आपके एटम में से, एटम से टकराएंगी, एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी और उन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देंगी। सपोज करें जी ये आपकी बॉडी का कोई एक एटम है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है, गामा रेडिएशन जब इससे टकराएगी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलहदा हो जाएगा जी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास जो है वो एक पॉजिटिव आइन बन जाएगा। केमिस्ट्री पढ़ी होगी, इसको आप पॉजिटिव आइन कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का रिमूव होता है जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एटम जो है वो आइन बन जाएगा, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। गामा रेडिएशन जब भी आपकी बॉडी में एंटर होगी तो आपकी बॉडी में बेतहाशा एटम्स हैं, ये उन एटम से टकराएगी, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर देगी। अब वो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन और वो जो आपके एटम बचा है वो कहलाएगा पॉजिटिव आयन। और इन दोनों को हम कंबाइनली बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, आपके DNA के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस करेंगे, आपके DNA के अंदर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, आपके DNA को डैमेज करेंगे, ये नुकसानदेह होते हैं। ठीक है। तो ये आयनाइजेशन रेडिएशन ऐसे करती है। जब आयनाइजेशन रेडिएशन हमारे सेल के अंदर पहुंचेगी तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेंगे इसको एटम, और एटम में क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे। पीछे से क्या बचेगा जी, आयनाइज एटम बचेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज एटम बन जाएगा और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को मिलकर आप क्या कहेंगे जी, फ्री रेडिकल्स बन गए। आपके बॉडी में चूंकि सबसे ज्यादा वाटर होता है, सेल्स आपके वाटर में मौजूद होता है, लिहाजा ज्यादातर जो रेडिएशन है, ज्यादातर जो फ्री रेडिकल्स है वो आपके पानी में ही बनेंगे, प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये आपके DNA को डैमेज करेंगे, आपके DNA में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं जिनसे हीलिक्स बना हुआ होगा वो खराब करेंगे, जिससे क्या होगा, डबल हीलिक्स जो है वो आपका वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और इतना खतरनाक मामला हो जाता है कि ये आपके रिपेयर एंजाइम्स जो है वो भी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ये है जी आयनाइजेशन रेडिएशन का मामला। सबसे खतरनाक जो म्यूटेशन है वो इन्हीं से ही होती है, यानी बहुत ज्यादा जो है म्यूटेशन वो ये क्रिएट करते हैं आयनाइजेशन रेडिएशन, गामा रेडिएशन हैं, एक्सरेज हैं, दैट इज वाई ये डेंजर होती है। अब उसके अलावा एक है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अच्छा, अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे सूरज की रोशनी में होती है, इसकी जो एनर्जी होती है वो लाइट से ज्यादा होती है, एक्सरे से कम होती है। ठीक है, एक्सरे से कम है तो ये इतना पोटेंशियल नहीं है म्यूटेशन का इसके अंदर, इतना ज्यादा खतरनाक जो है वो ये इसके अंदर ना आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ना ही कोई ये इतना फ्री रेडिकल बना पाएगी। बस ये क्या है जी कि ये कुछ हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारी बॉडी में, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उससे उनके अंदर जो है कुछ गड़बड़ वाले मामला हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये हमारे सूरज की लाइट के, सनलाइट से जो आ रही है उसका एक हिस्सा है। ठीक है जी, इनकी एनर्जी एक्सरे से लो होती है, ये आयनाइजेशन इनकी कम है, जाहिर बात है। एनर्जी आप स्पेक्ट्रम पढ़ा अगर आपने फिजिक्स में, गामा रेडिएशन की सबसे ज्यादा होती है एनर्जी, फिर उससे थोड़ी सी कम होती है एक्सरे की, और उससे कम होती है इनकी। अल्ट्रावायलेट की जो एनर्जी इतनी कम होती है कि ये रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट नहीं करेंगी, और जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होगा तो इसका मतलब है फ्री रेडिकल्स नहीं बन। बस फर्क क्या है जी, कहाँ ये रेडिएशन, कहाँ कैसे ये रेडिएशन यानी म्यूटेशन क्रिएट करती है। कुछ हमारी बॉडी के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनके अंदर कुछ फर्क आ जाएगा और उससे म्यूटेशन होती है।
अब आते हैं केमिकल म्यूटेजेंस पे। केमिकल म्यूटेजेंस क्या होते हैं? जो कुछ ऐसी केमिकल स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर सलाहियत होती है कि वो डीएनए के साथ किसी तरीके का बॉन्ड बनाएंगी, डीएनए के मॉलिक्यूल्स का, उसके जो बेस मॉलिक्यूल उनके साथ बॉन्ड बना के उस डीएनए के स्ट्रक्चर को तब्दील कर देंगी। डीएनए का स्ट्रक्चर तब्दील हुआ तो इसका मतलब है म्यूटेशन हो गया। कुछ ऐसे केमिकल हमारे पास स्पीशीज मौजूद हैं जो हमारे डीएनए को मॉडिफाई कर देंगी, डीएनए को तब्दील कर देंगी, बकायदा कोई बॉन्ड वॉन्ड बना देंगी या कोई बॉन्ड खराब कर देंगी, जिससे फिर हमारे डीएनए में डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अब उस एतबार से ये तीन किस्म के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं केमिकल स्पीशीज, कुछ ऐसी होती है जो बिल्कुल एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड की लग रही होती है, गलती से आपकी वो जो है फिर वो डीएनए के मॉलिक्यूल में गलत पेयर बना लेंगी जी, डीएनए डैमेज हो जाएगा। कुछ ऐसा केमिकल स्पीशीज होती हैं जो आपके अमाइनो ग्रुप के अंदर, यानी वो जो आपका नाइट्रोजन बेस है उसके अंदर जो अमाइनो ग्रुप है उसमें छेड़छाड़ करेंगे, जिससे क्या होगा, हम ये एडिनाइन और साइटोसाइन जो है ये एक दूसरे से गलत पेयर कर लेंगे और फिर वो एक अलग डैमेज हो जाएगा। या फिर न्यूक्लियोटाइड की जो हाइड्रोकार्बन, उनमें हाइड्रोकार्बन को ऐड करके जो है वो गड़बड़ पैदा करवा देती है। ये कहलाते हैं केमिकल म्यूटेशन। सो दे आर द कॉजेज ऑफ म्यूटेशन, आयोनाइजेशन रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड द केमिकल म्यूटेशन। तो ये बात हो गई म्यूटेशन पर, पॉइंट म्यूटेशन पर और जो है डीएनए डैमेज पर। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल एग्रीगेशन की। आपको बता चुका हूँ कि डीएनए में अगर जेनेटिक कोड्स में एक न्यूक्लियोटाइड में अगर गड़बड़ होती है, म्यूटेशन होती है, उसको आप कहते हो पॉइंट म्यूटेशन। और अगर पूरे क्रोमोसोम के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए तो उसको आप कहते हो क्रोमोसोमल एब्रीवेशन। ये विजिबल होती है क्योंकि क्रोमोसोम काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, तो ये थोड़ा विजिबल होगी। चार कैटेगरीज है जी, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसम्यूटेशन। डिलीशन क्या है जी? अगर आपके पास सपोज करें जी ये एक क्रोमोसोम है, इसके अंदर जीन्स लगे हुए हैं, सपोज करें ए बी सी डी ई और एफ। वैसे तो खैर डायग्राम यहाँ बनी हुई है, फिर मैं चले बना देता हूँ। डिलीशन का मतलब है जी कोई एक हिस्सा डिलीट हो जाए, रेडिएशन वगैरह की वजह से आपके क्रोमोसोम का ये हिस्सा डैमेज हो गया, खत्म हो गया, डिलीट हो गया। अब आपके डीएनए के, आपके क्रोमोसोम में ए बी, उसके बाद आ रहा है ई और एफ, इसको आप कहते हो डिलीशन। जैसे इस डायग्राम में देखिए जी, डी वाला सेगमेंट रिमूव हो गया, सी के बाद डायरेक्ट ई आ रहा है। तो अगर आपके क्रोमोसोम का कोई हिस्सा डिलीट हो जाए, गायब हो जाए, उसको आप कहते हो डिलीशन। डुप्लीकेशन नाम से जाहिर हो रहा है कोई हिस्सा डबल हो जाएगा। जैसे इस डायग्राम में देखें, दूसरी वाली डायग्राम में जीन सीक्वेंस क्या बनी हुई है जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। बी सी जो है वो डुप्लीकेट हो गया, देखें ए, अब ये बी सी आ रहा है और ये दोबारा बी सी आ रहा है, इसको आप कहते हैं डुप्लीकेशन। इन्वर्जन में क्या होता है जी, सीक्वेंस पलट जाएगी, यानी ए बी सी लगा हुआ है, सी बी ए हो जाएगा। जैसे इस डायग्राम में देखें, ए क्या लगा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये जो बी सी डी है इसकी सीक्वेंस देखें तब्दील हो गई, डी सी बी हो गया। तो अगर सीक्वेंस तब्दील हो जाती है इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। और रेसिप्रोकल में यहाँ तरह दो दो क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, एक क्रोमोसोम का सेगमेंट दूसरे में गलती से चला जाएगा, दूसरे का एक में, और ये होमोलोगस नहीं होंगे, क्योंकि होमोलोगस में तो ये होता है, उसको आप क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में तो ये होता है कि उसका एक सेगमेंट चेंज हो जाता है दूसरे वाले क्रोमोसोम से, उसको आप कहते हैं क्या नाम है, क्रॉसिंग ओवर। ये नॉन होमोलोगस के दरमियान हो रहा होगा, ठीक है जी, नॉन होमोलोगस के दरमियान। तो जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, अभी अगले चैप्टर में हम देखेंगे होमोलोगस होते क्या है सही। तो ये नॉन होमोलोगस है, ये एक अलग चीज, अलग क्रोमोसोम है, ये बिल्कुल एक अलग सेपरेट क्रोमोसोम है। इनके सेगमेंट्स चेंज हो जाए तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। जैसे इसमें देखें जी, इसका ए बी जो है वो इसमें चला गया और इसका एम एन ओ जो है वो ऊपर चला गया। तो ये चार कैटेगरी होती हैं क्रोमोसोमल एब्रीवेशन की। अब बात करते हैं जी कुछ यही म्यूटेशन की वजह से कुछ होने वाली बीमारियों की। म्यूटेशन हमने देख लिया, हमारे जेनेटिक कोड के अंदर कोई नाइट्रोजन बेस तब्दील हो जाए, या पूरे पूरे क्रोमोसोम्स के सेगमेंट डिलीट हो जाएं, या डुप्लीकेट हो जाएं, या सीक्वेंस पलट जाए, या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से उनका जो एक सेगमेंट है वो तब्दील हो जाए, इन सबको आप कहते हो म्यूटेशन। अब म्यूटेशन से बहुत सारी बीमारी होती है, लेकिन हमने दो को पढ़ना है जी। एक है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बड़ी, यानी कि एक पहली बात है ये तो जेनेटिक डिजीज है। पहली बात है जी, सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक हेरिडिटी डिसऑर्डर है। हेरिडिटी डिसऑर्डर्स कहते हैं जी ऐसी बीमारियों को जो जीन्स में होती हैं, जर्म सेल्स के आपकी बॉडी के जीन्स में होंगी और माँ बाप से औलादों में मुंतकिल होती है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स में आ रही होती है। उन बीमारियों को आप कहते हैं
जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आपके जो जीन्स में म्यूटेशंस वगैरह की वजह से अगर जर्म सेल्स में म्यूटेशन हो जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि वो म्यूटेशन फिर आपकी औलादों में मुंतकिल होगी। तो अगर आपके जर्म सेल्स के आपके डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाती है, जीन में कोई म्यूटेशन हो जाती है, जब आपकी औलाद होती है वो उसमें मुंतकिल हो जाएगी। इसको आप कहते हैं ऐसी बीमारी को हेरिडिटी डिसऑर्डर। तो ये एक हेरिडिटी डिसऑर्डर है, यानी एक ऐसा डिसऑर्डर है जो अगर एक इंसान को होता है तो उसकी औलादों में भी ये जा सकता है। ठीक है जी, सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें होता क्या है जी, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास खून में दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड सेल्स होते हैं जिनके अंदर एक खास किस्म का प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ये हमारी ऑक्सीजन के साथ बाउंड हो जाता है और फिर ब्लड हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इनका जो ये जो लोग होते हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया है, इनका हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होता है, यानी सही नहीं बना हुआ होगा। क्यों नहीं बना हुआ होगा मैं आपको बताता हूँ रीजन। इनका हीमोग्लोबिन क्या होगा जी, इन लोगों का हीमोग्लोबिन होता है डिफेक्टिव, यानी सही नहीं बना हुआ। ना सही बना हुआ है ना वो सही काम कर रहा है। अब उसका काम क्या होता है जी, ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन होता है। अब वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन नहीं होगा। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स होते हैं, इनका हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं कर रहा, तो ऑक्सीजन की कमी होती है इनकी बॉडीज में। एक मसला तो ये आने लग जाता है, इनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है इनके जिस्म के अंदर। दूसरा क्या आता है जी, अब चूंकि हीमोग्लोबिन सही काम नहीं कर रहा, हीमोग्लोबिन बकवास हो गया, बेकार हो गया, तो ये जो है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल हो जाएगा और आपस में एक दूसरे से कंबाइन होकर ना गुच्छा बनाना शुरू कर देगा। गुच्छा बनाना शुरू कर देगा और गुच्छे बनने से क्या होगा कि रेड ब्लड सेल जो कि आपका ऐसा दिखता था, वो अब इस शेप का हो जाएगा। इस शेप को ही कहते हैं हम सिकल शेप, इसलिए इस बीमारी को आप कहते हो सिकल सेल एनीमिया। तो ये एक आपके पास नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, इसका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो जाता है, इजीली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, ना तो ऑक्सीजन कम हो रही है, जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी नहीं हो रही, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो इजीली जो है वो एक दूसरे से सेपरेट है। अब जो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट होते हैं, इनका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो डिफेक्टिव होता है, जिससे क्या होगा कि वो ऑक्सीजन को तो ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाएगा, ऑक्सीजन की आपके जिस्म में किल्लत चल रही होगी, कमी चल रही होगी। साथ साथ ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आपस में अटैच होकर ऐसे गुच्छा बना देते हैं। अब जब ये गुच्छा बना देंगे तो ये आपका साइटोप्लाज्म रिड्यूस हो जाएगा और ये ऐसा कुछ स्टिफ शेप का आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्या हुआ जी, आपका जो सिकल शेप बन गया जी रेड ब्लड सेल। अब इससे दूसरा मसला आना शुरू हो जाएगा। दूसरा मसला क्या है कि ये जो आपका गोल रेड ब्लड सेल होता है ना, ये ब्लड कैपिलरीज में से आराम से पास आउट हो जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। और ये वाला जो सिकल सेल वाला शेप का आरबीसी होता है, ये फिर आपकी ब्लड कैपिलरीज में ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, जिससे खून जो है ना आपके कैपिलरीज में, ब्लड वेसल में खून बड़ी मुश्किल से गुजरना शुरू हो जाएगा। आपके ब्लड वेसल में खून जमा होना शुरू हो जाएगा, क्लॉटिंग भी होना शुरू हो जाएगी और बड़े मसले मसाइल आएंगे। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जेनेटिक म्यूटेशन। बस सिर्फ एक जीन के अंदर गड़बड़ हो जाती है जी। कौन सी वाली होती है जी? वो आखिरी मिस सेंस वाली। हमने पढ़ा था जी मिस सेंस में क्या होता है जी, कि हमारे पास अगर ये है जी AUG, एक न्यूक्लियोटाइड, एक नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ACG हो गया, और अब ये एक अलहदा किस्म का प्रोटीन बनाना, अमाइनो एसिड बनाना शुरू करेगा। इसको हम कहते हैं मिस सेंस। इसमें मिस सेंस होती है, पूरा जीन सही होगा, उसके तमाम जेनेटिक कोड सही होंगे, बस एक कोड के अंदर एक जीन चेंज हो जाएगा और फिर वो जीन, वो कोड पहले ग्लूटामिक एसिड बना रहा था, अब बनाने लग जाएगा वो विलाइन, और वो नाइट्रोजन, वो जो फिर हीमोग्लोबिन है वो डिफेक्टिव हो जाएगा। इसको आप कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब दूसरा डिसऑर्डर है हमारे पास फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया, इस बीमारी में होता क्या है जी, इस बीमारी के अंदर इस बीमारी में हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं। आपको अमीनो 30 की तादाद मैंने आपको बताई भी है। इस डिजीज में क्या होता है जी, फिनाइल कीटोनूरिया वाली जो बीमारी है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PKU कहते हैं। कहाँ लिखा, पॉइंटर कहाँ गया? हाँ, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको PKU कह रहे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखिए आपकी बॉडी के अंदर खाना खाते हैं, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन टूटते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं। इतने सारे अमाइनो एसिड में एक अमाइनो एसिड होती है जी फिनाइल एलानिन। हमारे नॉर्मल जो बंदे होते हैं, जो नॉर्मल बंदे होंगे जिनको ये डिजीज नहीं होगी, उनके अंदर क्या होगा जी, फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में ब्रेक डाउन हो जाता है। टायरोसिन में ब्रेक डाउन हो जाता है, और टायरोसिन में ब्रेक डाउन होने से क्या होता है जी, कि हमारे किस तरह होता है जी, एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम की मदद से
जो हमारी बॉडी का जो फिनाइल एलानाइन होगा वो टायरोसिन में ब्रेक हो जाएगा और वो इजीली जो है वो बाहर निकल जाएगा बॉडी से। ये एक नॉर्मल बंदे की बात बता रहा हूँ। नॉर्मल बंदे में क्या हो रहा है, फिनाइल एलानाइन ब्रेक डाउन हो रहा है टायरोसिन में बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। और जिन बंदों को ये बीमारी होती है उनके अंदर इसी एंजाइम के जीन में गड़बड़ हो जाती है, यानी वो जीन जो ये एंजाइम बनाएगा उस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी, जेनेटिक म्यूटेशन। अब इस एंजाइम के बनाने वाले जीन के अंदर गड़बड़ हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ये नहीं बन पाएगा। अब जब ये नहीं बन पाएगा तो उनकी बॉडी में जो फिनाइल एलानाइन है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, ना ही वो रिलीज होगा, बल्कि वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। इस बीमारी को आप कहते हो फिनाइल कीटोनूरिया। अडल्ट के लिए कोई इतना मसला नहीं होता, अडल्ट के लिए, लेकिन ये लिखा हुआ मैंने देखे नॉट हार्मफुल टू अडल्ट। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये खतरनाक है, उनके ब्रेन सेल्स की डेवलपमेंट मुतासिर हो सकती है और मर भी सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है और फिर वो 30 साल से ज्यादा भी सर्वाइव नहीं करते। तो बच्चों के लिए ये खतरनाक डिजीज, उनके अंदर मेंटल रिटार्डेशन होगी, उनके ब्रेन सेल्स में ना फिनाइल एलानाइन जाके गड़बड़ पैदा करना शुरू कर देगा, ब्रेन की डेवलपमेंट में मसले अड़ाएगा, क्योंकि वो टूट नहीं रहा है ना। हमारे में तो टूटे, हमारा तो ब्रेन वैसे ही बन गया, इसलिए वो जाके हमारे ब्लड में जमा भी होगा फिनाइल एलानाइन, तो क्या ब्रेन को गड़बड़ करेगा, वो तो डेवलप थोड़ी हो रहा है, वो तो बन चुका है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनका डेवलप ब्रेन जो होते हैं, ब्रेन सेल्स डेवलपमेंट स्टेजेस पे होते हैं। फिनाइल एलानाइन अगर ब्रेक नहीं हुआ तो वो हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होकर जब वो ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन सेल्स के अंदर उसकी डेवलपमेंट में रुकावट डालेगा, जिससे क्या होगा, बच्चों के अंदर ब्रेन का डिसऑर्डर, ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो सफर करेगी और वो मेंटल रिटार्डेशन की तरफ जाते हैं। मेंटल रिटार्डेशन हो जाएंगे, पागल, यानी कि उनका दिमाग सही नहीं बन पाएगा, तो फिर वो सर्वाइव नहीं करते, 30 साल के अंदर वो मर जाते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए इनके जो अगर किसी बड़े को होता है तो कोई मसला नहीं है, छोटे बच्चों में फिर अगर ये बीमारी है, डायग्नोस किया गया कि हाँ जी ये मसला आ रहा है फिनाइल कीटोनूरिया, तो उनको कहा जाता है जी ऐसी डाइट इस्तेमाल करो, खास करके बिफोर द एज ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल से पहले पहले तक बच्चों को ऐसी डाइट रिकमेंड की जाती है जिसमें फिनाइल एलानाइन की मिकदार कम हो। ना ही वो आपके फूड में होगा, ना ही वो आपके ब्लड में आएगा, ना ही उसका जमा होने का कोई चांस होगा। यहाँ आपका जो है वो ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।